हाय देयर, माय नेम इज ताहा बशीर। तो क्लास 12 की बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज इस चैप्टर को है ना हम लोग फुल इन डिटेल्स हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो तुम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो या फिर केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन जो भी हो, तुम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पूनम गांधी, संदीप गर्ग, एनसीईआरटी जो भी बुक है उसे सामने में खोल के बैठ जाना, तो उससे तुम्हारे पास एक ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा, पढ़ने में मजा आएगा। और अगर नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, बस एक रिक्वेस्ट है, तो जब से ही मैं स्लाइड चेंज करता हूं ना, तो उस सामने जो स्लाइड में जो टेक्स्ट लिखा रहेगा ना, उससे एक बार है ना खुद से पॉज करके रेट कर लेना। खुद से अगर एक बार रेट कर लेते हो ना तुम, तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ये वीडियो देखना। तो चलो बिना वक्त जाए कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जानते कि आज क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, तो पहले हम लोग मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद क्या फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देन हम लोग क्या इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जानेंगे, फिर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी ना एलपीजी वाली, ये जो टॉपिक है ना ये डिलीट है तुम्हारे इस साल के सिलेबस में। बट हम लोग ऊपर ऊपर जो थोड़ा सा होता है डेफिनेशन वो देख लेंगे, कि ऐसा नहीं कि एकदम पता ना रहे कि कोई जूनियर आके पूछ ले कि भैया आपको पता है कि एलपीजी क्या होता है, बोले ना 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 मेरे टाइम डिलीट था। ऐसा नहीं, मैं एक बार डेफिनेशन देख लेंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे वहां पे। फिर डिमोनेटाइजेशन के बाद और कुछ थोड़ा सा 4-5 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे, कि समझेंगे कि ये वीडियो जो तुम देखे कुछ भी तुम्हें समझ में आया कि नहीं, एमसीक्यू का आंसर अगर तुम दे लोगे तो तुम्हें लगेगा खुद में अच्छा फील होगा। तो चलो अब बिना वक्त जाए कि हम लोग सीधा अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इन सिंपल वर्ड्स, सीधे शब्दों में बोलो तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। तो जो तुम्हारा जहां पे बिजनेस है ना, जहां पे तुम बिजनेस कर रहे हो, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है, जो आसपास का एरिया है, समझ लो ज्योग्राफिकल एरिया जो हो गया, वो तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। तो क्या है यहाँ पे, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फैक्टर, फोर्सेस, इंडिविजुअल्स and institutions which are outside control of business enterprises but these may affect the performance। तो क्या मतलब हुआ कि ये देखो, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, ये तुम्हारे बिजनेस के अंदर का चीज नहीं है, ये बिजनेस के बाहर का चीज है, बिजनेस के बाहर के एनवायरनमेंट की बात हो रहा है। जैसे कि हम लोग पिछला चैप्टर जैसे पढ़े थे, तो जितने भी इसमें फ्योल टेलर ये सब की जितनी भी ये चीज थी, ये बिजनेस के अंदर का बता रहा था कि बिजनेस मैनेजमेंट को इस तरह से ध्यान रखना चाहिए बिजनेस। बट ये क्या है कि ये बिजनेस के बाहर का एनवायरनमेंट बता रहा है, बिजनेस के बाहर। जैसे कि तुम अगर कोई इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे इंडियन कल्चर्स, जहां पे इंडिया में वेजिटेरियन लोग ज्यादा हैं, इंडिया में एथनिक ड्रेस ज्यादा चलती है। अगर तुम वेस्टर्न जाओगे तो वेस्टर्न में, अगर तुम वेस्टर्न नेशन में अगर तुम वेजिटेरियन कोई रेस्टोरेंट खोलनी चाह रहे हो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट अगर तुम इंडिया में अगर ओपन करते हो तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि उसके चल लेने की। तो इस तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, ठीक, आसपास का माहौल। तो अब हम लोग अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज समझ लेंगे। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग, इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है, इन्वायरमेंट को अपने ध्यान लो, इन्वायरमेंट को स्कैन करना। हाँ, तो ये इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या, इन्वायरमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। जैसे कि समझ लो कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे कि अगर हम कोई भी जगह बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे लोग कैसे हैं, यहाँ पे लोग मतलब कि इन लोग का लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा मतलब लोगों के खर्च कितनी करने की सलाहियत है, वहां पे लोग मेल ज्यादा है फीमेल ज्यादा है, अच्छा यहाँ पे बूढ़े लोग ज्यादा है, यहाँ पे बच्चे ज्यादा है, तो हम लोग उस टाइप का प्रोडक्ट, अगर बूढ़े लोग ज्यादा होंगे तो हम लोग छाता चश्मा इस टाइप का चीज बेचेंगे, अगर बच्चे लोग होंगे तो टॉयज वगैरह बेचेंगे, अगर फीमेल होंगी तो हम लोग कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट टाइप का बिजनेस करने की सोचेंगे। तो वहां पे आसपास जो लोग जिस टाइप के उसी टाइप का ना बिजनेस करेंगे तभी ना वो चल पाएगा। अब जैसे समझ लो, अगर कोई इंडिया में सावन के टाइम में कोई अगर नॉन वेज रेस्टोरेंट टाइप का ओपन कर लेगा तो नहीं चल पाएगा, समझना पड़ेगा। और यही सावन के टाइम में अगर तुम कोई और वेस्टर्न नेशन में जाके ओपन करोगे तो आराम से चलेगा। तो ये डिपेंड करता है वहां का आसपास का माहौल, इन्वायरमेंट, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस of different factors and persons on the business transaction। तो ये इसको क्या किया जाता है कि हमें बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, ये सारी चीज को हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है कि हाँ सोच समझ के बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। तो आसपास का एरिया के बारे में, ठीक, एनवायरमेंट स्कैनिंग। तो अब डिपेंड करता है ये तुम्हारे बिजनेस के साइज के ऊपर, तुम्हारा बिजनेस कितना बड़ा है, कितना बड़ा तुम्हारा आसपास का एरिया। तो समझ लो कोई एक डेयरी प्रोडक्ट की शॉप है, तो उसके लिए आसपास का मोहल्ला जो 1-2 किलोमीटर बस उसका लिए बस वही बिजनेस एनवायरमेंट है। अब लाइक अमेजॉन टाइप की कंपनी है तो उसके लिए पूरा एक, तो समझ लो एक पूरा एक नेशन उसके लिए एक बिजनेस एनवायरनमेंट हो जाता है, पूरा एनवायरनमेंट इतना बड़ा सा हो जाता है। तो बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट कितना ज्यादा बड़ा होता है, ठीक। तो अब क्या एग्जांपल्स के तौर पे कुछ देख लो, इंक्रीज इन टैक्सेस, जैसे कि अगर टैक्सेस कुछ इंक्रीज हो गया तो इससे तुम्हारा जो बिजनेस है उस पे इंफ्लुएंस होगा ना। अगर कोई भी टैक्स इंक्रीज हो रहा है या फिर फैशन चेंज हो रहा है, जैसे समझ लो फैशन इंडस्ट्री लाइक जारा, एचएनएम टाइप का, ये सब हमेशा कितना फैशन चेंज होता रहता है। कोई कभी ये तरह का कपड़ा, ये तुम्हें पता ही होगा। तो कितना फैशन, अगर उस टाइप से नहीं बदलते रहोगे तुम बिजनेस में पीछे हो जाओगे। तो मैं स्कैन करता पड़ेगा कि हाँ अब यहाँ पे ये चल रहा है तो अब नेक्स्ट फैशन इस टाइप से बनना चाहिए।
इंक्रीज इन कंपटीशन, इस तरह का जितना भी ये देखो एग्जांपल्स, इसे चाहो तो पॉज करके रेट कर सकते हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ। तो फीचर्स कितने हैं? 7 फीचर्स हैं। साथ क्या किया? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसा कि मैं बताया था कि बिजनेस के अंदर की चीज नहीं है, बिजनेस के बाहर का इन्वायरमेंट है। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर हो गया, जनरल मतलब सभी के लिए हो गया। अभी हम लोग सबको बहुत ही अच्छे से इन डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक। इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक, डायनेमिक से तुम्हारा रिश्ता पुराना है भाई, हर चैप्टर में मिल जाता है। डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटिविटी। तो चलो हम लोग एक एक करके सबको बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि क्या है सबका मतलब। तो सबसे पहले क्या है? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो क्या लिखा हुआ है? इट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? जैसे कि समझ लो कि पॉलिटिकली कोई भी चेंजेस हो गया, कोई भी लॉ चेंजेस हो गया, इकोनॉमिकली कोई भी चेंजेस आ गया, सोशियो कल्चर, लोगों का कल्चर में, ये सबसे बिजनेस इफेक्ट होता है ना। तो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है, ये तो हमारे बिजनेस में चेंज नहीं आ रहा है, बट ये बिजनेस के बाहर कुछ ऐसा चेंजेस आ रहा है जिससे हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस हो रहा है। इन्वायरमेंटल हो गया, कुछ भी लीगल चेंजेस, तो ये सारा कुछ आता है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस में आता है। हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन जो करेंगे ना, उसमें समझ में आएगा बहुत अच्छे से। वो वाला वीडियो अगर तुम्हें चाहिए होगा, कमेंट करके बता देना। बट अभी हम लोग समझते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का क्या मतलब होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होता है? Specific forces affect business enterprises directly and immediately in their day-to-day working. This includes supplier, investor, customer. जैसे समझ लो, अगर मेरा कोई भी एक चीज का बिजनेस है, अब मेरा जो सप्लायर है, जो मुझे माल प्रोवाइड कर रहा है और जिसे मैं माल बेच रहा हूं, लाइक कस्टमर, और माल खरीदने के लिए जो मुझे पैसा आ रहा है इन्वेस्टर से, तो अगर मेरा इन्वेस्टर मुझसे नाराज हो गया तो सिर्फ मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा। अगर मेरा सप्लायर बीमार पड़ गया या फिर सप्लायर मेरे को टाइम पे सामान नहीं भेजा, तो सिर्फ मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा। अगर कस्टमर से मेरा रिश्ता सही नहीं है तो सिर्फ मेरे बिजनेस को हो रहा है। बट जनरल फोर्सेस क्या होता है कि इसमें है ना, मेरे टाइप का बिजनेस करने वाले जितने लोग हैं उस सबको इफेक्ट होता है, ठीक। जनरल फोर्सेस एरिया लाइक सोशल चेंजेस हो गया, पॉलिटिकल चेंजेस हो गया, कोई सरकार नया कानून ले आई, लीगल चेंजेस हो गया, कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गया। लाइक समझ लो कि पहले ये वेंडिंग मशीन वगैरह देखते होगे, ठीक। ये जो कहीं पे टिकट कटाने के लिए या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक बोतल, तुम मशीन में पैसा डालते हो और तुम्हें कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल जाती है, तो ये सब वेंडिंग मशीन। तो अब इस तरह का कुछ चेंजेस आ गया। अब कोई एक कंपनी जो सिर्फ हर जगह जगह पे वेंडिंग मशीन लगा दे रही है, थोड़ा सा जगह रेंट पे ले रही है, और तुम एक पर्टिकुलर पूरा एक बड़ा सा शॉप ओपन करके बैठो उस चीज के लिए, तो वो तुम्हारे बिजनेस जितने भी उस टाइप के कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले सबको इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस तरह का होता है जनरल फोर्सेस, ठीक। और स्पेसिफिक फोर्सेस जो तुम्हारे पर्टिकुलर तुम्हारी बिजनेस को कुछ भी इफेक्ट करता है, ठीक। तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस तुम समझ गए ना। अब नेक्स्ट आता है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन क्या आता है? इससे केस स्टडी में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंटर रिलेशन क्या है? All the forces and factors of the business environment are interrelated to each other. तो क्या है इसका एग्जांपल? ध्यान से पढ़ना। क्या इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इंक्लिनेशन ऑफ यू टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। लाइक देखो, जैसे कि इससे क्या इंटर रिलेशन, जैसे कोई एक चीज के लिए अगर हमारा वेस्टर्न कल्चर की तरफ रुझान बढ़ रहा है, तो हम उनके शर्ट पैंट कोट टाई और जितने भी इस टाइप के बिजनेस होते हैं उनके कल्चर से रिलेटेड, वो सारे बिजनेस को क्या होगा? बूस्ट होगा, बढ़ावा मिलेगा। लाइक हमें चाइनीज बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगी है, तो ये क्या फास्ट फूड इस टाइप के जितने भी बिजनेस है सबको इन्फ्लुएंस होगा। लाइक जैसे कि आजकल कोरियन ड्रामा बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है। तो अब जैसे कि कोरियन ड्रामा की जैसे भी उनके जितने भी ब्यूटी मेकअप कोरियन प्रोडक्ट होते हैं, वो सब पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली उस सारे बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। लाइक जैसे कि ओवर साइज टी शर्ट वगैरह, ये सब क्या कोरियन वगैरह से इन्फ्लुएंस हुआ है। और पूरे वर्ल्ड में जो भी इस टाइप की कंपनी बना रही है, तो उस सारे मतलब कोई एक चीज से कोई दूसरे को फायदा होना, इस टाइप के इंटर रिलेशन चीज होता है, ठीक। इंटर रिलेटेड क्या? अनसर्टेनिटी का क्या होता है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एज इन्वायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। तो ये बहुत ही सही बात है कि अनसर्टेन है, कुछ भी पता नहीं कि भाई अगर नेक्स्ट पल क्या होगा, एकदम अनसर्टेन है, क्योंकि बहुत ही फास्ट ये चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इन आईटी फैशन इंडस्ट्री फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। कितना ज्यादा फैशन में हर दिन चेंजेस आ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बहुत ही फास्ट ये रैपिडली चेंज हो रहा है, तो एकदम अनसर्टेन है यार, कुछ भी फिक्स नहीं है कि अगले पल क्या चेंजेस आ जाए, ठीक। तो एकदम अनसर्टेन। नेक्स्ट क्या है? डायनेमिक। और डायनेमिक तो तुम्हें पता ही है कि भाई चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना। Business environment is highly flexible and keep changing. It is not static or rigid. That is why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. भाई बिजनेस में कुछ ना कुछ इंटरनली एक्सटर्नली चेंज आते रहते हैं, तो उस हिसाब से अपने बिजनेस को अपने आपको इन्वायरमेंट स्कैन करते रहोगे, तो उस हिसाब से तुम चेंजेस कर पाओगे। चेंजेस लाइक इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा आज कोई एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से रन हो रहा है तो ये हमेशा चलता रहेगा भाई, उसमें चेंजेस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मतलब कि जो भी बाहर में एक्सटर्नली
चेंजेस आते रह रहे हैं उस हिसाब से, तो डायनेमिक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्या, कॉम्प्लेक्स। और सही बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि भाई तुम जो कैलकुलेशन कर रहे हो ये तुम्हारा एकदम परफेक्टली रन करेगा ही, कोई क्या पता कोई एक बहुत ही बड़ा चेंजेस आ गया और तुम्हारे बिजनेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और कोई एक छोटा सा चेंजेस तुम्हारे बिजनेस को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर दिया, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। टू अंडरस्टैंड द रेगुलर चेंजिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट ए कप ऑफ टी, ये बहुत ही एकदम कोई बच्चों का खेल नहीं है ऑफ एवरी इंडिविजुअल। सो द स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मस्ट बी डन बाय द एक्सपर्ट्स ओनली। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करते रहते हैं, जो पहले से प्रेडिक्ट करते रहते हैं, ये बहुत ही मतलब कि एक्सपर्ट्स लोग सब होते हैं। ऐसा कोई ऐसा नहीं होता कि भाई पता है कल से लगता है कि ये चेंजेस हो जाएगा, कोई भी आके बोल देगा तो बिजनेस उस हिसाब से ये करने लगेगी। वो बहुत ही एक्सपर्ट्स लोग होते हैं कि वो सब ध्यान देते रहते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ये बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका एग्जांपल क्या है? However, accurate cause and effect relationship cannot be established by principle as they apply mainly to human behavior and in real life situation are not identical। तो ये जो था ना cause and effect relationship, पिछले चैप्टर में जो पढ़े थे कि कोई भी एक कारण होता है तो उसका कारण का क्या इफेक्ट निकलता है, वो जो था तो cause and effect relationship क्या था कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि वो जो पुराने बिजनेस में आई एकदम आइडेंटिकल वही सेम प्रॉब्लम आएगी और तुम उसको सेम तरीके से अप्लाई करोगे तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं, उस टाइम में तुम्हें ह्यूमन बिहेवियर मतलब कि उस टाइम में तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई वहां पे किस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये एकदम आइडेंटिकल नहीं होता, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट पे आते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। क्या होता है रिलेटिविटी? बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम country to country, region to region as political conditions, cultures are different in different countries। देखो cultures are different in different countries, like इंडिया में एथनिक ड्रेस, साड़ी, कुर्ता, इस सब का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा, बट जरूरी नहीं कि ये तुम अगर वेस्टर्न नेशन में साड़ी का अगर बिजनेस करने का चाहो तो तुम्हें वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ये क्या कल्चर ट्रेडिशन से आता है। ये इसका एग्जांपल क्या बताया? व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड इन कोल्ड ड्रिंक, जैसे कि कोई भी अगर कंज्यूमर अगर कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड समझ गया कि इसमें अच्छा पेस्टिसाइड होता है, ये तो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, तो कोल्ड ड्रिंक के लिए तो ये भाई कंस्टेंट यानी क्या थ्रेट, ये तो कंस्टेंट के लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए खतरे की बात हो जाएगी। बट ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो जाएगी जूस इंडस्ट्री के लिए कि अब कोल्ड ड्रिंक छोड़ के लोग को दूसरा तो चीज चाहिए ना, जूस इंडस्ट्री। लाइक गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया, तो प्लास्टिक बैन कर दिया, बट वो जो पॉलिथीन के बदले जो पेपर बनाती थी, पेपर बैग बनाती है या फिर जो क्लॉथ बैग बनाती है, इस टाइप की कंपनी सबको बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गया कि प्लास्टिक के बदले कोई ना कोई तो उन्हें अल्टरनेटिव चाहिए ना पॉली बैग के लिए, तो पॉली बैग के बदले में अब आ जाते हैं पेपर बैग में। तो ये क्या एक बिजनेस को नुकसान होता है और दूसरे बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी बोलते हैं। ठीक, तो अपॉर्चुनिटी फॉर वन बिजनेस एंड थ्रेट्स फॉर अनदर बिजनेस, इसको रिलेटिविटी बोलते हैं। कहीं पे भी तुम्हें केस स्टडी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि कोई एक बिजनेस को मुनाफा लगे हो रहा है और कोई एक को नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी हो रहा है। ठीक, रिलेटिविटी। इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कितने हैं? 6 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। क्या? enable the firm to identify opportunities and getting first mover advantage, help the firm to identify the threats and early warning signals, help to tapping resources, helps in adjustment, adapt with rapid changes, helps in planning and policy making, improvement in performance। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब चलो सबको एक इन डिटेल समझते कि है क्या। तो enables the identify the opportunities and getting first mover advantage। first mover advantage का मतलब तुम समझ सकते हो, the businessman who are able to understand the scan of opportunities of business environment early stage। तो जो बिजनेसमैन जो बिजनेस अर्ली स्टेजेस में इन्वायरमेंट को स्कैन कर लेता है उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। लाइक व्हाट्सएप तुम देखते होगे कि व्हाट्सएप पे चिट चैट का कितना ज्यादा यूज होता है। व्हाट्सएप सबसे ज्यादा मार्केट कैप व्हाट्सएप के पास है। उसके बाद ढेर सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें चैटिंग का फीचर्स दिया गया, बट व्हाट्सएप सबसे पहले ये काम किया, तो व्हाट्सएप के पास ढेर सारे कस्टमर है आज की तारों पे। तो इसी तरह से जैसे कि टेस्ला सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार वगैरह का स्कैन किया, तो आज टेस्ला का इलेक्ट्रिक कार सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक मतलब की कार में सबसे ज्यादा उसके पास मार्केट कैप है। तो इस तरह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्या है? हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। ये तो आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, तो जैसे कि कार बनाने वाली कंपनी को पता चल गया कि भाई अब पेट्रोल डीजल से लोग शिफ्ट करने वाले क्या इलेक्ट्रिक, अब लोग इन्वायरमेंट कंसर्न हो रहे हैं, तो लोग को अब चाहिए कुछ और इलेक्ट्रिक वाला चाहिए, पेट्रोल डीजल से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब क्या वो लोग पहले से आइडेंटिफाई किए, जैसे कि टेस्ला का मैं बताया इस तरह से। तो क्या लिखा हुआ है? करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दोस थ्रेट्स व्हिच मे एडवर्सली अफेक्ट इट्स ऑपरेशंस। देखो इसका एग्जांपल क्या है? बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन इट्स टू व्हीलर व्हेन होंडा एंड अदर कंपनीज एंटर ऑटो इंडस्ट्री। तो होंडा और अदर इंडस्ट्री सब ऑटो इंडस्ट्री में चली गई, लेकिन बजाज ये बाइक के साथ आया इंडिया में और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो ये इस तरह से होता है कि हेल्प टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो ये अर्ली वार्निंग सिग्नल, वार्निंग जो आ रही है उसे आइडेंटिफाई कर लो। अगर इन्वायरमेंट स्कैन नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता
पता चलेगा यार। तो इसीलिए हमेशा अवेयर रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। इसका क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट मेक अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लेबर, मशीन्स, रॉ मटेरियल etc to business firm in order to know availability of resources and making them available on time at economical price। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि समझ लो वो तुम्हें अगर खबर मिला, तुम्हें ऐसा पता चल रहा है कि जो है ना मारुति कंपनी वो इंडिया में है ना बिजनेस करने का सोच रही है। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि मारुति ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो वो अगर इंडिया में आएगी तो वो लाखों कार प्रोड्यूस करेगी। अब लाखों कार प्रोड्यूस करने के बाद उसको पेंट की भी तो जरूरत पड़ेगी। अब तुम्हारा अगर पेंट का बिजनेस है तो तुम सोचोगे नहीं कि ये मारुति के लाखों कार पेंट करने का मुझे मिल जाता, ये टेंडर मुझे मिल जाता तो कितना फायदा रहता मेरे लिए। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, अगर तुम देखोगे कि कैपिटल अरेंज करोगे, उसके साथ अपने लेबर को अरेंज करोगे, मशीन्स वगैरह अरेंज करोगे, तुम मारुति के पास जाओगे ना, भाई मैं तुम्हारा कार पेंट कर दूंगा, तो मारुति पूछेगी ना, है भाई तुम कर सकते हो, इतना काबिलियत है तुम दिखाओगे ना, हाँ मेरे पास इतना मशीन है, इतने बंदे हैं, सब कुछ कर देंगे एकदम आसान से और बेहतरीन क्वालिटी के साथ, तो तब ना तुम्हें काम मिलेगा। तो इस तरह से हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। तो अगर तुम इन्वायरमेंट स्कैनिंग नहीं करोगे, तुम्हें पता ही नहीं कि कौन इंडिया में आ रहा है, कौन जा रहा है, तो तुम कैसे अपने आप को एक्सपैंड कर पाओगे, अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर पाओगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी का एक ये क्या था, इंपॉर्टेंस था, हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट क्या, हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडैप्ट विद द रैपिड चेंजेस। तो ये तो पता है कि भाई चेंजेस कितना आते रहते हैं, तो उसके साथ तुम्हें अडैप्ट करते रहना पड़ेगा। क्या है, as the environment is changing very rapidly and these changes have a great impact on business, so one should understand these changes as early as possible। क्या हमेशा भाई अडेप्ट चेंजेस को हम अडेप्ट कैसे कर पाएंगे, जब तक हमें जितना पहले पता चल जाएगा हम उतना पहले से तैयारी करने लगेंगे। तो क्या इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प अस टू बिजनेसमैन टू अडेप्ट चेंजेस। इसी के साथ नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़ते हैं, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग क्या है, प्लान एंड पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड एन एनवायरनमेंट, सो द मस्ट मेड बाय द कीपिंग इन माइंड टू एनवायरनमेंट फैक्टर्स। थ्रू एनवायरनमेंट स्कैनिंग वी कैन मेक प्लान्स एंड पॉलिसीज टू रिमूव थ्रेट एंड ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। लाइक हमें प्लानिंग पॉलिसीज इस तरह से बनानी पड़ती है। तुम्हें पता है अमेजोन जो इंडिया में अगर बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, तो वो अपने प्लानिंग एंड पॉलिसीज इस तरह से बनाया, वो अपने प्लानिंग में कुछ चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया, वो है ना सीओडी जो कैश ऑन डिलीवरी का फीचर है ना, वो पहले जो ग्लोबली अपना बिजनेस करता था वो नहीं करता था, लेकिन अमेजोन जो इंडिया में आया तो उसे पता चला कि भाई इंडियन लोग है ना वो थोड़ा भरोसा ऐसा करने में ना, थोड़ा सा ऑनलाइन चीजों में भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर है ना इसे लगेगा कि सामान पहुंच गया, तब इन्हें पैसा देना ज्यादा सही लगेगा, सेफ लगेगा। अगर हम लोग कैश ऑन डिलीवरी का नहीं देते फीचर तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे बिजनेस करना। तो वो अपना पॉलिसीज इस टाइप का बनाया कि वहां पे कैश ऑन डिलीवरी इन्हें लाना पड़ा। जैसे कि मैकडी है, मैकडी का जो बर्गर आता है ना, वो जो मतलब कि बाहर इंडिया के बाहर है ना, तुम्हें हर जगह बीफ बर्गर मिलता है, बट इंडिया में बीफ बर्गर का बिजनेस को ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है। तो वो क्या इंडिया में वेज बर्गर देता है। अगर तुम वहां पर कहीं और दुनिया के बाहर मैकडी जाओगे, वहां अगर तुम बोलते हो कि भाई एक बर्गर चाहिए, तो वो तुम्हें एक बीफ बर्गर प्रोवाइड करेंगे, बट इंडिया में बीफ बर्गर नहीं, तुम्हें एक वेज बर्गर मिलेगा। तो ये क्या है, प्लानिंग पॉलिसी, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए अपना पॉलिसीज बनाना। ऐसा नहीं कि तुम हर जगह बीफ बर्गर बेच रहे हो, अरे इंडिया में भी देख लेंगे, कैसे नहीं भाई, तुम्हारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, चले जाओगे। इसी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट का स्कैन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, इसका क्या मतलब हुआ, विद कंटिन्यूअस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज कैन इजीली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस by making changes in internal environment matching to external environment. A business can stay in market for a long period and capture share in market. तो improvement in performance भी होगा ना भाई, अगर environment scan करते रहोगे, बाहर में क्या changes आ रहा है, उस हिसाब से अगर हम अंदर में changes करते रहेंगे तो हम लंबे समय तक टिके रहेंगे, और क्या पता कि बहुत ही सालों साल टिक जाए। कोई भी कंपनी तुम सुनते हो सेंचुरी से चलती चली आ रही है, तो वो कैसे साल से टिकी चली आ रही है भाई। जब भी कुछ मार्केट में चेंजेस आ रहा है बाहर में, वो अपने हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करती रही है इस हिसाब से, तो वो अभी भी अपनी टिकी हुई है इसी वजह से। तो इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस भी हो जाएगा, हमारा परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगा अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से अवेयर रहेंगे सब कुछ। इसी के साथ नेक्स्ट क्या है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने को मिलता है। इस चैप्टर से 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और अक्सर देखा गया है कि इस टॉपिक पे से क्वेश्चन आता है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें किए गए हैं 5 डायमेंशंस है बिजनेस के, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो ये पांचों क्या, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इस सब का क्या मतलब होता है, इट्स मींस ऑल द फैक्टर्स फोर्सेस इन इंस्टीट्यूशन व्हिच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर बिजनेस। तो ये जितने भी पांचों चीजें ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, ये सारे है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे, अब देखते हैं आगे हम लोग क्या।
Economical environment क्या है? Economic environment refers to all the forces and factors which are directly influence the economy of your country. Directly influence करती है economy को. Economical environment कैसे directly influence करती है? A businessman must scan the economic environment and timely action to deal with this environment. तुम्हें पता होगा भाई, जैसे कि अगर तुम इंडिया ही के अगर टीयर वन सिटीज लाइक तुम जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, इस टाइप के, इस सब में क्या भाई, अगर तुम लग्जरी प्रोडक्ट लाइक तुम अगर पैटिक फिलिपी, जैकाबैंको, रोलेक्स की वॉच, इस तरह की वॉच सेल करना चाहोगे, वहां पे सेल हो सकती है भाई। बट अगर तुम यहाँ पे, अगर तुम इंडिया के छोटे मोटे शहर में लाइक तुम पटना, ओडिशा के कोई एक शहर में, या फिर अगर तुम मध्य प्रदेश के कोई एक छोटे मोटे सिटी में जाके बेचने की कोशिश करोगे तो बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें पता चलेगा ना भाई कि लोगों की जीडीपी पर कैपिटा उस स्टेट की, उस पर्टिकुलर रीजन की वो कैसी है, लोगों की खर्च करने की सलाहियत कैसी है, वहां पे इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट, अभी उस जो रीजन में वहां पे बैंक रेपो रेट जो होता है, मनी एंड बैंकिंग जो था ना, यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स का, हाँ वो सारा चीज इसमें आ जाता है। रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, जीएसटी, वहां के लोग सबका टैक्स कैसा होता है, बीओटी, बीओपी, डेट, इंटरेस्ट, सब कुछ तुम्हें उस तरह के इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा कि भाई जो मैं जिस बिजनेस करने का कोशिश कर रहा हूँ, इस बिजनेस का ये प्राइस लोग दे पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इन्वायरमेंटली हमें सब कुछ स्कैन करना पड़ता है। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आ जाता है ये सारा चीज। उसके बाद क्या है? सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में क्या आता है? सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये क्या आता है सोशल इन्वायरमेंट में? कस्टम, ट्रेडिशन, जो भी वहां पे लोग का कल्चर, ट्रेडिशन, लाइक अगर तुम क्रिसमस के टाइम में तुम कुछ भी वो जो आता है क्रिसमस गिफ्ट वगैरह या फिर इस टाइप का कुछ भी बिजनेस करने की कोशिश करोगे तो वो चलेगा। ये क्रिश्चियन कंट्री में करने की कोशिश करोगे तो वहां ज्यादा चलेगा। अगर कोई इस्लामिक नेशन में करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही कम चांसेस है। तो ये क्या सोशल वहां के लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ इंडिया में दिवाली के टाइम में कितने ज्यादा फायर क्रैकर्स, लाइट्स वगैरह यहाँ पे सेल होने लगती है। जो बिजनेस उस टाइप का काम भी नहीं करते वो उस दौरान उस टाइप का बिजनेस करने लगते हैं। तो उसे पता है कि भाई अभी के टाइम में ये सारा यहाँ पे बिजनेस बहुत ही ज्यादा बूस्ट होगा। बाहरी कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह सेल्स चला देती है कि उन्हें पता है कि भाई इस टाइम में लोग बहुत ही ज्यादा स्पेंड करते हैं मनी, तो वो वहां पे सेल चला देती है और मतलब कि लाखों करोड़ों अरबों का प्रोडक्ट वो सेल कर देती है। तो ये सब क्या आ जाता है? सोशल इन्वायरमेंट में आता है। जैसे कि दिवाली के टाइम में स्वीट्स का बिकना या फिर वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, वुमेन का हेल्थ, फिटनेस, ये सारा कुछ आता है कि सोशल इन्वायरमेंट आता है। गर्ल एजुकेशन, चेंज इन क्वालिटी ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, लाइफ स्टाइल्स, ये सारे वर्ड को मार्क करके रख लो कि ये सारा चीजें ना केस बेस्ड जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा ना, यही सब छोटे छोटे वर्ड से तुम आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये एक पर्टिकुलर सोशल एनवायरनमेंट है। वरना तुम्हें यही क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये कौन सा एनवायरनमेंट है, कौन सा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, तुम्हें बताना पड़ेगा ये सोशल एनवायरनमेंट है। तो ये जितने भी है ना, लिटरेसी रेट, लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशन, कस्टम, हैबिट्स, पीपल, इनोवेशन, लाइफ स्टाइल, ये सारा कुछ आता है सोशल एनवायरनमेंट में आ जाता है। इसके साथ नेक्स्ट क्या आता है? लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या आता है? लाइट पीछे का, The management of every business enterprise has to obey the law of land। तो भाई जहां पे भी बिजनेस हो रहा है ना, उस जगह के जो लॉ ऑफ लैंड है, उस लैंड पे जो लॉ होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि तुम अगर बिहार में, जैसे ये पता होगा अल्कोहल बैन है, तो अगर तुम बिहार में अगर अल्कोहल का बिजनेस लेके पहुंच जाओगे करेंगे तो भाई तुम्हें जेल हो जाएगा। वो तुम्हें वहां पे वो नहीं बन सकता यार पता नहीं था वहां पे ये लॉ था। वो तुम्हें इन्वायरमेंटली लीगल इन्वायरमेंट के थ्रू आता है कि भाई स्कैन करना पड़ेगा सब कुछ कि गवर्नमेंट क्या बनाई है, वहां पे जितने भी रूल, लॉ, रेगुलेशन जितने भी होंगे, जैसे कि सिगरेट, गुटखा, इस टाइप के पैकेट पे तुम देखते होगे इट कॉजेस कैंसर, इंजूरियस टू हेल्थ, इस टाइप का रहता है। तो वो क्यों है भाई? अपने ही प्रोडक्ट के ऊपर कोई बोलेगा कि भाई बेकार है? अगर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बोलती है बहुत अच्छा है भाई, हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, बट वहां पे दिखाना पड़ता है कि भाई इससे तुम्हारी मौत हो जाएगी, लेकिन तब भी लोग खरीदते हैं। तो इस तरह का क्या होता है? वहां पे लीगली है, गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है कि भाई अगर तुम उसमें कुछ खराब बता रहे हो, जैसे जैसे समझते हो कि तुम कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हो, कॉस्मेटिक, ब्यूटी, लाइक कोई भी प्रोडक्ट, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है कि भाई इस प्रोडक्ट जो तुम लिए हो इसमें क्या क्या चीज अवेलेबल है। तो ये क्या आता है? लीगल एनवायरनमेंट में आता है। तुम्हें एक एक चीज शो करना पड़ता है कि भाई इसमें तुम जो भी तुम्हारे कंज्यूमर ले रहे हैं उन्हें अवेयर है इस चीज से कि वो क्या ले रहे हैं। एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, जैसे कि अल्कोहल प्रोडक्ट ये सब का एडवर्टीजमेंट टीवी वगैरह पे देखते नहीं होगे, तो ये सब क्या प्रोहिबिटेड है। लाइक इसी तरह से किंगफिशर जो है, तो किंगफिशर एयरलाइन के थ्रू अपने अल्कोहल प्रोडक्ट को भी ये प्रमोट करता था। तो विजय माल्या का भाई तो वो था, तो वो क्या लीगल इन्वायरमेंट होता है। इसके साथ नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कि गवर्नमेंट जो अभी है पावर में उसका उस पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर उसका एटीट्यूड कैसा है उस तरह के बिजनेस को। लाइक जैसे कि अभी बोला जा रहा था कि अगर जो अभी गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनती तो अदानी के बहुत ही सारे स्टॉक्स नीचे गिर जाते, मतलब कि कंपनी के जो शेयर स्टॉक्स होते हैं बताइए तो वो बहुत ही नीचे गिर जाते। तो ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स से कोई एक पर्टिकुलर इसको फायदा मिलता है, कोई एक को नुकसान होता है। जैसे कि समझ रहे, एक एग्जांपल है 1977 का, जब जनता पार्टी थी वो
गवर्नमेंट पावर में आई थी तो वो क्या बोली थी कि एक पॉलिसी बना दी थी जैसे कि जितनी भी विदेशी कंपनियां ना सब बाहर जाओ इंडिया से। तो इसमें क्या कोका कोला जो इतनी बड़ी कंपनी है भाई, दुनिया में बस 2 कंट्री को छोड़ के बाकी हर एक कंट्री में इसका बिजनेस है। तो वो मतलब कि उस कंपनी को इंडिया से बाहर जाना पड़ा था। अब क्या पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से वो बिजनेस में कोई थोड़ी खराबी थी, मैनेजमेंट वहां का सब कुछ चल रहा था, वो हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर सारा प्रिंसिपल लगा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स आके चेंज कर दिया। तो ये क्या बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस हुआ, पॉलिटिकल क्या चेंजेस आ रहा है उस हिसाब से अपने बिजनेस को अगर स्कैन करते रहोगे तो बहुत ही ज्यादा तुम्हारे पास चांसेस है कि तुम बचा सकते हो कुछ भी। तो ये होता क्या, फॉरेन कंपनीज एज रिजल्ट कोका कोला कंपनी हैड टू क्लोज एंड बिजनेस एंड लीव द कंट्री। तो इस तरह का हुआ, तो पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से तो भाई तुम बहुत ही ज्यादा अवेयर होगे, लाइक तुम्हें अभी चैट जीपीटी एआई वगैरह के बारे में पता चला होगा कि ये बहुत सारी लोगों की जॉब चली गई वगैरह। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जैसे कि कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, जो होता है ना आर्टिकल ब्लॉग वगैरह लिखना, पहले एक एक लोग हायर होते थे, 2-2 हजार वर्ड लिखते थे। अब चैट जीपीटी को कुछ कुछ प्रॉम्प्ट डाल दो और वो अपने से बेहतरीन चीज लिख देगा, वो भी कितना कम टाइम में। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो गया। तो कुछ भी टेक्नोलॉजी आ गई तो इससे क्या पूरे के पूरे जो भी थी कंटेंट राइटिंग कॉपी राइटिंग वाली जो भी लोग थे जो जानते थे या फिर जो भी इस टाइप की कंपनी थी, वो सबको इस बिजनेस को इन्फ्लुएंस हुआ ना। तो टेक्नोलॉजी आने से ना पूरे को, लाइक अभी जो वेंडिंग मशीन तुम जैसे स्टेशन पे या फिर मेट्रो स्टेशन पे देखते होगे कि वेंडिंग मशीन टिकट वाला जो होता है ना कि तुम खटखट करके अपने से टिकट निकाल सकते हो स्कैन करके, और पहले जो होती थी लंबे लाइन में लगना पड़ता था, उससे तुम बच सकते हो। तो ये क्या होता है कि एक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है। जैसे डिजिटल वॉचेस आ गया, तो डिजिटल वॉचेस क्या ट्रेडिशनल वॉचेस था उसका बिजनेस बहुत ही कम हो गया। ऐसे ट्रेडिशनल वॉचेस को खत्म तो नहीं कर सकता बट बहुत ही ज्यादा कम हो गया उसका बिजनेस। जैसे एलईडी रिप्लेस कर दिया टीवी को, बहुत ही ज्यादा कॉपियर मशीन क्लोज टू द बिजनेस ऑफ कार्बन पेपर, जो कार्बन पेपर था ना ब्लू वाला, हाँ उसको कॉपी मशीन जो आता था फोटो कॉपी मशीन, वो सब रिप्लेस कर दिया उसको। ऑनलाइन टिकट बुकिंग होने लगा, वो जो लंबी लंबी लाइन था। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जिससे पूरे के पूरे उस इंडस्ट्री को इफेक्ट होता है, तो टेक्नोलॉजी चेंजेस हो जाती है। तो ये क्या थे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचों क्या क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट, सबको याद रखना अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्या, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये चीज मैं बता दूं कि तुम्हारे एग्जाम में ये आएगा नहीं, ये डिलीट है, तो इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बट एक तरह से हम लोग डेफिनेशन बस रीड कर लेंगे, बहुत ही कम टाइम देंगे, तो अगर सुनना चाहो तो सुन लो। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था 1991 में, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे, जो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं हमारे देश के। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफर्स टू वेरियस पॉलिसी मेजर्स एंड चेंजेस अंडरटेकन सिंस जुलाई 1991, तो जिससे हमारी देश की जीडीपी बहुत ही ज्यादा लाइन पे आई थी। क्या था इकोनॉमिक, इसमें क्या क्या चीज हुआ था, 3 चेंजेस हुए थे एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या था कि कोई भी कंट्री का है ना, बाहर से कोई भी कंट्री इंडिया में, जैसे था ना कोका कोला बाहर चली गई थी, तो अब कोका कोला कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में सामान नहीं बेच सकती है। बहुत ही ज्यादा लाइसेंस फाइसेंस लगता था तब जाके आता था। तो उस चीज को कम किया गया कि भाई अब बाहर की कंपनी आए इंडिया में, वो कंपनी वो बिजनेस करे, वो इंडिया में इंडस्ट्री वगैरह डालेगी, तो इंडियन लोगों की इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो इस तरह से लिबरलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या, अब गवर्नमेंट हर मतलब कि बहुत सारी चीज को, डिफेंस, आर्मी, रेलवे वगैरह को छोड़ के बहुत ही सारा चीज प्राइवेटाइज कर दी। लाइक अभी तुम देखते होगे कि एयर इंडिया टाटा ने खरीद लिया। तो अब क्या प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होता है कि अब हर चीज गवर्नमेंट थोड़ी चला सकती है अच्छे से। लाइक पहले जो बीएसएनएल का ये जो आता था, बीएसएनएल का जो वाईफाई वगैरह लेना पड़ता था, बहुत ही ज्यादा लेंदी फीचर, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी थी, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह तुम जानते होगे। लेकिन अब जैसे कि एयरटेल जियो वगैरह का होता है, कितना अच्छा सा सर्विस रहता है, तुरंत तुरंत वाईफाई वर्क करता है। तो ये प्राइवेटाइज हो गया, प्राइवेटाइज कर दी कंपनी वगैरह। अभी के टाइम में तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, चैप्टर का टॉपिक ये वाला डिलीट है इसलिए। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या क्या, लिंकिंग द इकोनॉमी, ये तुम 10th चैप्टर में पढ़े हो इसीलिए। विद इकोनॉमीज अदर कंट्रीज मीन फ्री ट्रेड एंड फ्री मोबिलिटी, मतलब कि हर कंट्री को समझो एक सिंगल मार्केट है, पूरा वर्ल्ड जो एक सिंगल मार्केट है। तो जितने भी ग्लोबल डब्ल्यूटीओ की तरफ से कि ग्लोबल ट्रेड को है ना बहुत ही ज्यादा इतना मतलब कि इजीली स्मूथली रन हो, ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक, बहुत ही बेकार तरीके से समझाया हूं, अब क्या करूं, ये टॉपिक। इसी के साथ नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, इट इज सिचुएशन वेयर द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री विड्रॉज द ओल्ड करेंसी नोट्स ऑफ द सर्टेन डिमोनेटाइजेशन एज एन ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट। जैसे कि वो जो गवर्नमेंट का जो हस्ताक्षर रहता है ना कि गवर्नमेंट वो, तो उस चीज को अब लीगल नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट अब विड्रॉ करती है, सेंट्रल बैंक पैसा वापस ले लेती है, तो इसे डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। और इससे तो हम लोग भाई सब कुछ, बहुत ही सारे सभी लोग अवेयर होंगे इस सारी चीज से। डिमोनेटाइजेशन में जो 8 नवंबर 2016 का हुआ था कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए थे, और गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा चेंजेस हुआ था। ये डिमोनेटाइजेशन करने का एम क्या था, इसका मकसद क्या था करने का, तो इसमें क्या कि जितना भी टेरर फंडिंग हो रहा है या फिर लोगों के पास जो ब्लैक मनी है, जैसे कि जिसका टैक्स लोग गवर्नमेंट को नहीं दिए तो वो ब्लैक मनी हो जाता है। ठीक, तो ब्लैक मनी जो लोगों के पास हार्ड कैश भरा पड़ा हुआ है, तो वो गवर्नमेंट के पास वापस आए।
तो ये गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन लेकर आई थी यही सब सोच करके, बट ये सक्सेसफुल रहा नहीं था कि सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सी ज्यादा भाई जो ऊपर लेवल के जो लोग थे जिनके पास बहुत पैसा वो तो अपना सेटिंग कर लिए थे कुछ कुछ वाले, और जो नीचे वाले थे भाई उनको पास तो बेचारे बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास वाले लोग की तो हालत खराब थी। बहुत ही सारे समझ लो जिसको कोई भी हॉस्पिटल में है उसका ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है, वो बेचारे इलाज कैसे कराएं। बहुत ही सारे लोगों ने इस तरह से इश्यू फेस किए थे, हम लोगों ने भी किया था। बैंक वगैरह में 2,000 रुपए की लंबी लाइन लगती थी, तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फेस था। तो डिमोनेटाइजेशन का क्या था, करप्शन एंड पेनलाइज फॉर इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए किया गया था। टू स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इन द मार्केट, ब्लैक मनी जो है उसको सर्कुलेशन को रोकने के लिए। बट 99.3% रुपीज जो था ना ब्लैक मनी, वो सब बैंक के पास कैसा ना कैसा करके पहुंच गया। ठीक, इंडिया में भाई साहब वो घूस घूस वाला वैसे हो प्रिवेंट टेरर फंडिंग, ये जितने भी टेररिस्ट आतंकवादी वगैरह तो सबको पैसा दिया जाता है ना भाई, पैसा तो बैंक दिया जाएगा नहीं भाई, सबको कैश दिया जाता था, तो वो सबको रोकने के लिए। प्रिवेंट टैक्स इवेजन, जो लोग भी टैक्स की चोरी करते थे, तो बहुत ही सारे लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके अपना पैसा किसी तरह से बचा लिया। ठीक, तो ये फेल रहा था गवर्नमेंट का, और ये प्रोमोट कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस इकोनॉमी से ना गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। कैशलेस का क्या मतलब हुआ कि बैंक वगैरह से सारा ट्रांजैक्शन होगा, तो वो सब गवर्नमेंट के नजर में रहेगा सब कुछ, तो कोई भी पैसा इधर उधर नहीं जाएगा, सारे का टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, तो कैशलेस इकोनॉमी को प्रोमोट करने के लिए। और ये डिमोनेटाइजेशन जो हुआ तो ये इंडिया ही में पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है, और इंडिया में भी 1946 एंड 1978 में हो चुका है डिमोनेटाइजेशन। बट उस टाइम में ना 10,000 के नोट चलते थे इंडिया में, 10,000 के नोट समझ रहे हो, उस टाइम में 1946 के टाइम में 10,000 का नोट अभी के टाइम में करोड़ रुपए का, तो वो बहुत ही एकदम बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास था। तो वो सब डिमोनेटाइजेशन से लोगों को वैसा इंपैक्ट नहीं पड़ा था जो अभी 2016 वाले डिमोनेटाइजेशन से लोगों की हालत खराब हुई थी, कितने सारे बिजनेस खराब हो गए थे, बंद हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई। तो इस तरह से तो ये डिमोनेटाइजेशन इंडिया में भी पहले हो चुका है। तो ये डिमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा कि डिमोनेटाइजेशन का एम क्या था, ये सब कभी कभी लिखने को आ जाता है। उसके बाद एलपीजी का चीज जो था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये तो डिलीट ही है। तुम्हें यहाँ पे जो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस है, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकल, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना। देखा जाए तो अब हमारा पूरा ये जो चैप्टर था ना ये कंप्लीट हो चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं समझ सकता हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, बट क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का ये है ना, अभी हम लोग कुछ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करते हैं। अभी एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे ना तो तुम्हें लगेगा कि भाई उतना देर से जो बकबक कर रहे थे कुछ दिमाग में जा रहा था कि नहीं जा रहा था, उसका आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। तो चलो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करना। क्या है, Indian ethnic wear like saris are great in demand in India, but Italy does not have a such high demand. Italy, Meloni, तो such not high demand for the same. Which feature of business environment is reflected from this statement? तो business environment के कौन से features यहाँ पे reflect हो रहे हैं बताओ अभी। इंटररिलेटेडनेस का मतलब पता था ना, जैसे कि समझ लो कोई एक से दूसरे चीज को इन्फ्लुएंस हो रहा है। लाइक अगर लोगों के दिल में अगर हेल्थ और फिटनेस को लेके ये हो रहा है तो इससे जितने भी जिम, योगा, टेक्वांडो सेंटर्स, इस तरह के बिजनेस को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो इंटर रिलेटेडनेस एक से दूसरे को। अनसर्टेनिटी तो भाई अचानक से कुछ भी है तो यहाँ पे कुछ अनसर्टेन का जैसा फील नहीं आ रहा। कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं आ रहा कि इंडियन इतनी सारी इंडिया में चल रहा है, इटली में चल रहा है, तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है। रिलेटिविटी, हाँ रिलेटिविटी, जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस यहाँ अच्छे से रन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस वहां इंडिया में अगर यही एथनिक साड़ी का बिजनेस बहुत ही अच्छे से रन होगा और यही चीज इटली में नहीं होगा। तो इटली में अगर साड़ी का नहीं होगा तो वहां पे जो वेस्टर्न कल्चर वेयर है वो सब ज्यादा अच्छे से होगा। तो रिलेटिविटी का हो जाएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज ट्रेंड टुवर्ड्स ई कॉमर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। ई कॉमर्स की तरफ लोग अब बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, कौन सा चीज डायमेंशन ऑफ बिजनेस है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। भाई पॉलिटिक्स कहां से आ गया ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स समझ रहे हो ना, ऑनलाइन जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा। हाँ, सोशल इन्वायरमेंट भाई सोशल तो ये था लोग के कस्टम ट्रेडिशंस, ये सब ज्यादा सोशल, तो सोशल इसमें नहीं है। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट से, इकोनॉमिक्स में भाई जीडीपी, बैंक रेपो रेट, इस टाइप का चीज आएगा। टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका नेक्स्ट क्या है, विप्रो एक कंपनी है अजीम प्रेम जी की, हाँ पता होगा। विप्रो डिसाइड टू ओपन स्कूल फॉर लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन। विप्रो ने ना मतलब कि जो लोग कमजोर बच्चों के लिए ना, मतलब कि जो इकोनॉमी फाइनेंशियली कमजोर बच्चों के लिए स्कूल ओपन की। ठीक, इज एन एग्जांपल ऑफ विच इन्वायरमेंट, ये किस इन्वायरमेंट का एग्जांपल है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का हुआ, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का, लीगल का, या फिर सोशल का। इकोनॉमिक पैसा का यहाँ पे यूज नहीं है, पॉलिटिक्स कहाँ है, लीगल भी नहीं है, सोशल, हाँ सोशल समाज सोसाइटी के लिए ना, क्या तो सोशल इन्वायरमेंट का यहाँ पे डायमेंशन का यूज हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। इसमें से बिजनेस एनवायरमेंट का कैरेक्टर कौन सा नहीं है। अनसर्टेनिटी, हाँ बिजनेस एनवायरमेंट का है। रिलेटिविटी अभी बताया हूं। इंप्लॉयज कॉम्प्लेक्सिटी, भाई इंप्लॉयज क्या होता है, इंप्लॉयज कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना तुम्हारा चारों सही हुआ है कि नहीं।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कंसर्न्ड विथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। भाई तुम बता दोगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आएगा, जीडीपी वगैरह, बैंक रेपो रेट, ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो इसी का जो तुम्हारा फर्स्ट था, फर्स्ट का डी था, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का ए। तो इसी के साथ तुम मिला लेना कि तुम्हारा कितना सही हुआ। कमेंट करके जरूर बता देना। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म वीडियो है 10 मिनट में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। इसी के साथ साथ ये वीडियो में जो भी फीडबैक होगा कमेंट करके जरूर बता देना, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अच्छे से समझ में आया, नहीं समझ में आया। और है ना, अगर तुम्हें और भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी सीयूईटी लेवल या फिर बोर्ड लेवल की, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूं, एंड में तुम्हें शो होगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। तो उस वीडियो को जाके देखो और 30 के 30 एमसीक्यू को सॉल्व करो और बताना वहां पे कितना तुम्हारा सही हुआ। और तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड डीएम करो, इंस्टाग्राम पे कुछ भी बातचीत करते हैं और मिलते हैं फिर किसी अच्छी से वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।